हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो एसएससी सीजीएल की जो बहाली आई है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और इसमें इस एडवर्टीजमेंट के संबंध में बहुत सभी जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपके लिए ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको इसके लिए इस वीडियो में जिक्र की गई है। और वीडियो के लास्ट में आपको एसएससी सीजीएल के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताएंगे जिससे कि आपको तैयारी करने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, काफ़ी अच्छी वीडियो है। और ज़रूर आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकली है वो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/2025 है। आप याद रखेंगे 5/2025 ये है विज्ञापन संख्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आप याद रखेंगे 18 अगस्त 2025। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 के बीच ही आप आवेदन करेंगे। उसके बाद से आवेदन आप ना करें। और आपके लिए हम जानकारी दे दें कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होगी आप रजिस्ट्रेशन कर लें क्योंकि सर्वर काफ़ी डाउन हो जाती है आगे चल के। आगे हम देखते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यालयों में स्नातक स्तरीय पदों की रिक्त या आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। अधियाचनानुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों का ऑनलाइन जो आवेदन आयोग की वेबसाइट आप http://bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पे आपको दी गई है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से पद पर बहाली आई हुई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, काफ़ी अच्छी नौकरी है। वेतन स्तर इसमें 7 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कोई भी इसमें तकनीकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। योजना सहायक का वेतन स्तर 6 है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक का वेतन स्तर 7 है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक होनी चाहिए और इसके लिए भी कोई भी तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। वहीं आगे चलते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर। वेतन स्तर इसमें 6 है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक PGDCA अथवा BCA BSc IT या समकक्ष आपको पद होनी चाहिए। आपके पास डिग्री और वित्त विभाग के भुगतान संख्या 10/11/2023 के आलोक में BTech यानी कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, BE यानी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एवं BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए दी गई है इस पद के लिए, DO के लिए, कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT या समकक्ष पद होनी चाहिए। आगे ऑडिटर की भी बहाली इसमें आई हुई है अंकेक्षक की, और ये वेतन स्तर इसमें जो है वेतन स्तर 5 है अंकेक्षक का। इस अंकेक्षक के लिए वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ एक नोट भी दिया गया, आप इसे भी देखेंगे, जो ऑडिटर के पोस्ट पर भरेंगे फॉर्म को कि विभाग के पत्रांक 692 दिनांक 1/11/2023 के आलोक में इन विषयों को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, यानी कि सब्सिडी विषय भी आपकी होगी तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे अंकेक्षक सहयोग समिति या सहकारिता विभाग में ये भी वेतन 5 की है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य में स्नातक होनी चाहिए। आगे कुछ और विशेष इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कौन कौन से पद पे कितनी कितनी बहाली है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, ये विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग पटना और इसमें अनारक्षित की 572 सीट है और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला तो आरक्षित पद भी है। और जिसमें 200 पद 572 में से 200 पद अनारक्षित के लिए है और अनुसूचित जाति में
2 पद हैं जिसमें महिला के लिए 36 यानी कि 35% आरक्षण है। वहीं 17 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 101 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 154, 12 पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए और 106 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। कुल पदों की संख्या 1064 है, यानी कि सबसे ज़्यादा पद जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में ही है। उसके बाद से योजना सहायक है जिसमें 75 है। अब नीचे वाले जो पद हैं उसमें 35% महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण दिया गया है, और इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 88 पद हैं योजना सहायक का। आगे हम देखते हैं कनीय सांख्यिकी सहायक। कनीय सांख्यिकी सहायक जो कि है श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना, जिसमें कि टोटल 5 बहालियाँ आई हुई है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर हम देखते हैं, डीओ की जो पोस्ट इसमें आई हुई है, डीओ के लिए ग्रेड सी की है। ये लेवल जो है ये वित्त विभाग बिहार पटना से आई हुई है और इसमें टोटल 1 पद ही अनुमान्य है। आगे अंकेक्षक की जो पद है ऑडिटर का, इसमें अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग पटना के द्वारा, जिसमें टोटल 125 पद हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग सारे पद, यानी कि जनरल की जो सीट है वो 32 पद हैं। उसके बाद से फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की जो है वो 32, अनुसूचित जनजाति 0, इस प्रकार से 34 पोस्ट जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। तो टोटल अगर देखा जाए तो अंकेक्षक सहयोग समिति की जो पद हैं वो इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है, 198 पोस्ट है। और अब देखते हैं कुल पदों की संख्या, जिसमें 825 पद जो हैं वो उस, और 289 पद उसमें महिला के लिए आरक्षण है, 825 पद जनरल के लिए है, और टोटल पदों में 1481 पद है, जिसमें 510 जो पद हैं वो महिला आरक्षण है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति के जो टोटल पोस्ट हैं 143, अनुसूचित जनजाति के 19 पद, 146 पद जो हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की भी अच्छी खासी पोस्ट है, और टोटल जो पदों की संख्या है वो 1481। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और इस साइड जो दिव्यांग के बारे में कुछ आरक्षण है, आप चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें। और यहाँ पे 3 नोट दिया गया है, एक एक चीज़ आप देखें कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान है, और राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी के लिए 35% 36 आरक्षण अनुमान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उपयुक्त सभी रिक्तियों की औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी कि इंक्रीज भी की जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। ये विभाग की को आगे उम्र सीमा देखते हैं कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 को आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र निर्धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्राप्तांक संख्या 212 दिनांक 23 जनवरी 2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे स्नैपशॉट देख लेते हैं कि अनारक्षित वर्ग की सरकार के द्वारा जो आयु है वो 37 वर्ष, वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, 42 वर्ष से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और सभी कोटि के दिव्यांगजन उपयुक्त कोटि की अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ लिए होंगे। आयोग द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी एवं क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2023 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त की गई है, समाप्त कर दी गई, यानी अनलिमिटेड आप बैठ सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और एज बची हुई है तो आप अनलिमिटेड टाइम इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बाकी ये सब उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये सरकारी सेवकों के लिए है जिसको कि 5% छूट, 5 वर्ष की छूट मिलती है। बाकी हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो हम आपको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, एक तो परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि सही से एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की प्रकृति जो होती है ऑब्जेक्टिव है, यानी पीटी जो होती है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस होती है, जिसका संचालन न्यायावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से
कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की 5 गुना, आप देखेंगे जितनी वैकेंसी है उसकी 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अगर 1400 पोस्ट हैं इसमें तो लगभग 14×5 = 70 यानी 7000 कैंडिडेट को इसमें पीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, आप याद रखेंगे। आगे समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में वही जिसकी जो अगर टाई ब्रेकर होती है तो जो सबसे ज़्यादा उम्र की है उसे इसमें प्राथमिकता दी जाती है और ऊपर रखा जाएगा। और इसी प्रकार समान अंक की समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में A to Z के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के जो विषय हैं उसमें समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, मानसिक योग क्षमता यानी कम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न पूछी जाती है और प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। और कुल प्रश्नों का 150 यानी संख्या टोटल होगी कुल प्रश्न 150, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं सामान्य अध्ययन के, 25 क्वेश्चन होते हैं सामान्य विज्ञान के, 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। इस प्रकार से बांटी जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, ये इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है लेकिन आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे। आगे सिलेबस दी गई है जिसमें सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन के विषय होंगे इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की घटनाओं के संबंध में, समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछी जाएगी। ज्योग्राफी के सिलेबस में पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, ये सब आप पढ़ लेंगे। सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं जिसमें भौतिक शास्त्र रहेगी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में संख्या पद्धति के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्ण संख्याओं का अविकलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, यानी कि ये 9-10 के सिलेबस से ही रहती है। आप RS अग्रवाल को पढ़ करके इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। 25 यहाँ पे मैथ भी स्कोरिंग है और रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसिक क्षमता में शाब्दिक और गैर शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब होता है वर्बल और गैर शाब्दिक का अर्थ होता है नॉन वर्बल, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। इस घटक में निम्न संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता व भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अंक, गणितीय तर्कशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम जो होगी, मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस यहाँ पे दिया गया है जिसमें हिंदी जो कि अहर की होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको मुख्य परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें 100 में से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेंस पेपर आपकी जो होती है वो आपको चेक नहीं की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सामान्य हिंदी के विषय को भी पढ़ें और इसे भी मजबूत करके जाएं। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे और मेंस में भी समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता के प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अध्ययन के यहाँ भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान के 25 प्रश्न प्लस मैथ के 25 प्रश्न, यानी 25 × 100 हो गया। और मानसिक क्षमता में वर्बल और नॉन वर्बल के सब मिला के टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न होती है इसमें। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ लिए होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स दी गई है कि क्रमिक प्रशासन सुधार विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतनी में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा है तो कोटिवार क्वालिफाइंग। अनारक्षित वर्ग के लिए 40% अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांगजन के लिए 32%। यानी कि इतनी नंबर आप लाते हैं तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। पैसे की बात करते हैं कि सामान्य वर्ग में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया लग रही है फीस यहाँ पे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अगर वो अनुसूचित जाति से हैं या जनजाति के समान है तो 135 रुपये। पुनः सभी श्रेणियों की महिला सिर्फ बिहार के स्थायी निवास के लिए 135 रुपया और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष और महिला के लिए 540 रुपया यहाँ पे फ़ी लगेंगे।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क यानी प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, यानी ये जो बैंकिंग चार्जेस होती है वो सब भी। आरक्षण में है कि आरक्षण का लाभ राज्य के सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आगे है आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की क्रीमी रहित प्रमाण पत्र पर मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड किया जाएगा। यानी कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे जो आपकी जाति विशेष है उसकी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप अपलोड करेंगे। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होनी चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की संविदा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आगे आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकित ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर तैयार रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। ये सब टोटल इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ कर के फॉर्म को फिलअप करें ताकि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है महिला के लिए, जो कि अभी हाल में ही आरक्षण दी गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या 12/575 दिनांक 9 जुलाई 2025 के आलोक में संपूर्ण राज्य से राज्य के मूल निवासी के आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 35% क्षैतिज आरक्षण, यानी कि 35% जो क्षैतिज आरक्षण इन्हें देय होगा। ये इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि डोमिसाइल जो है वो वुमेन रिजर्वेशन डोमिसाइल सिस्टम लागू की गई है बिहार में, और इसमें बिहार की महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वही आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे ये है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लग रहे हैं आपको आवेदन के टाइम में। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री, औपबंधिक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय जो कि डॉक्यूमेंट में लगती है, आप इसे देख लेंगे। अगर आप उम्र छूट संबंधी प्रमाण पत्र देते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगी। किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता या निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। मात्र प्रवेश पत्र निर्गत होने से अभ्यर्थी की अभ्यर्थित्व का दावा संतुष्ट नहीं हो पाएगा और किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने एवं गलतपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया की किसी प्रकार की अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने के प्रयास करने पर अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप पूरी मेहनत से अपनी तत्परता के साथ एग्ज़ाम दें और परीक्षा सम्मिलित होकर अपने एक सीट को पक्का ज़रूर करें। बाकी ये प्रोसेस बताई गई है किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।
आगे फिर अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर के लिए, और अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फ़ोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी भी प्रकार परिस्थिति में डुप्लीकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग के द्वारा बाद में निर्गत नहीं किए जाएंगे। परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना की अधिसूचना संख्या 96/67 दिनांक 20 जून 2024 के आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है, वो बाद में आपको नोटिस के द्वारा बताई जाएगी। यहाँ पे दोनों चीज़ ऑब्लिक करके बताई गई है। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन एग्ज़ाम देने के टाइम में होती है, वो सब आप देख लेंगे। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार गौर से देखेंगे इसे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 18 अगस्त 2025 से होगी, और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 17 सितंबर 2025 होगी। यानी आप 17 सितंबर 2025 तक अपना पेमेंट कर दें। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 19 सितंबर 2025 तक होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र में मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक के संबंधित प्रमाण पत्र, PGDCA, BCA, BSc, IT से संबंधित अंक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी की प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट, सीमा सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक सूचना प्रविष्ट की गई है। बाकी ये सब वही है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र हैं कि नहीं। बाकी लास्ट में है, यहाँ पे हम देख लेंगे पूरा कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025 की रात्रि 11:59 सर्वर टाइम तक आयोग की वेबसाइट आप याद रख लेंगे bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपको देने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।